Hello my dear students, welcome back on my YouTube channel. Today we will discuss a new chapter in SST class 5th, and that is the equatorial forest regions, means भूमध्य क्षेत्रीय वन. इक्वेटोरियल जो रीजन है उसमें जो वन पाए जाते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर from page number 38. You read in the previous chapter that the world is divided into different temperature zones. आपने अपने पिछले चैप्टर में जैसा कि पढ़ा होगा कि जो अर्थ है वो कई डिफरेंट टेम्परेट जोन में डिवाइड है. The climatic condition in each zone determine the kind of vegetation and animal life present in that zone. जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग हर जोन्स की अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं और अलग अलग वेजिटेशंस होती हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं सभी में, और ह्यूमन लाइफ भी डिफरेंट होती है. अब सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाने वाले फॉरेस्ट के बारे में. तो सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं कि इक्वेटोरियल जो रीजन्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं. The equatorial forest regions fall in torrid zone where it is very hot and humid. मतलब ये जो फॉरेस्ट है, these forests found near equator between 0 degree north and between 0 degree north and south of the equator. मतलब क्या होता है, ये 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 10 डिग्री नॉर्थ में और इक्वेटर से और 10 डिग्री साउथ में ये पाए जाते हैं. ये जो इक्वेटोरियल रीजन्स की बात कर रहे हैं हम, इक्वेटोरियल रीजन्स फॉल इन द टॉरिड जोन. ये टॉरिड जोन में पाए जाते हैं. जैसे कि हमने आपको बताया था 3 जोन्स में डिवाइड है, तो उसमें से ये टॉरिड जोन जो है उसमें पाए जाते हैं. एंड रिमेन्स हॉट. ये पूरी वर्ष भर गर्म रहते हैं और ठंडे, मतलब यहाँ की जो नमी वाली जलवायु होती है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है इसलिए यहाँ पर नमी रहती है पूरी साल. इट फाउंड इन एशिया. अब इसमें देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. एज दे रिसीव हैवी रेनफॉल ऑल ईयर राउंड. जैसा मैंने आपको बताया कि पूरी साल यहाँ पर बारिश होती है इसलिए नमी बहुत ज़्यादा होती है. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर. अभी आपको बताया इक्वेटर के दोनों साइड ये पाए जाते हैं, नॉर्थ में भी और साउथ में भी. द कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज विच फॉल इन दिस जोन आर. मतलब कौन कौन से देश और जो कॉन्टिनेंट्स हैं कौन कौन से जिनमें ये पाए जाते हैं. ये मेनली 3 कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, है ना. तो उसमें से किन किन जगहों पर पाए जाते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं उनके. एशिया में आप देखेंगे तो मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका और कुछ पार्ट इंडिया के, उनमें ये वन पाए जाते हैं. और अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में कॉन्गो में पाए जाते हैं. और इसी तरह से साउथ अमेरिका में कोलंबिया और ब्राज़ील, मेन जो कंट्रीज़ कोलंबिया और ब्राज़ील है. और ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में भी पाए जाते हैं. तो ये इस तरह से इन सभी जगहों पर ये वन पाए जाते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे कि इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट. सबसे पहले हमने देखा कि ये कहाँ पाए जाते हैं, मतलब इनकी लोकेशन क्या है. अब हम देखेंगे कि क्लाइमेट कैसी है, यहाँ की जलवायु कैसी है. द क्लाइमेट इज दिस रीजन लाइज ऑन either side of the equator whereas the sun rays fall directly almost throughout the year, causing the duration of days and nights to be equal. The temperature remains around 30 degrees Celsius to 32 degrees Celsius and the land is heated up all through the day. Humidity is also very high here because moisture evaporates from the water bodies and plants and forms clouds. These clouds bring rain every afternoon along with thunderstorm. They are known as the tropical thunderstorm as they are very typical to the equatorial regions.
इक्वेटोरियल रीजन्स की जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा गर्म है और चिपचिपापन रहता है वातावरण में नमी होने के कारण। पूरी साल ऐसे ही क्लाइमेट, ऐसे ही जलवायु वहाँ देखने को मिलती है और जो दिन और रात है वो बराबर होती है। ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है यहाँ पर और हैवी रेनफॉल होती है। एवरेज रेनफॉल यहाँ की है 250 से 350 सेंटीमीटर तक और यहाँ ऑलमोस्ट टेम्परेचर रहता है 30 डिग्री से 32 डिग्री तक, जो कि पूरे दिन गर्म रहते हैं, रातें भी इक्वल होती हैं। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से मॉइस्चर रहता है वाटर बॉडीज़ और प्लांट्स में, और इससे क्या होता है बहुत जल्दी से क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, बादल बन जाते हैं बहुत जल्दी और वो बारिश हो जाती है। क्लाउड्स बनते हैं दोपहर में और थंडर स्टॉर्म होता है। दीज आर नोन द ट्रॉपिकल थंडर स्टॉर्म, इसे ट्रॉपिकल थंडर स्टॉर्म कहते हैं। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। वहाँ के जो रेन फॉरेस्ट हैं, वन है जो, वो क्या कहलाते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं, क्योंकि वो अपने हमेशा वर्ष भर हरे रहते हैं और अपनी पत्तियां नहीं छोड़ते हैं, मतलब उनका पतझड़ नहीं होता है, क्योंकि बारिश अधिक होने के कारण उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहता है और वो बढ़ते रहते हैं। The trees here shed their leaves in different times of the year as there is no dry weather. These forests are also called tropical rainforest because of the occurrence of heavy rains. Plants and trees grows in abundance here because of the combination of hot and wet climate. A huge variety of plants and trees are found in the equatorial forest. In fact, scientists and researchers identify new species of plants and animals every year. The world's longest rivers such as Amazon and Congo are located here. यहाँ पर हर साल क्या होता है, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और रिसर्च करने वाले लोग क्या करते हैं, खोजकर्ता बहुत सारी नए नए वेराइटीज़ के प्लांट्स, यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को सर्च करते हैं। मतलब बहुत सारी वैराइटीज़ मिलती हैं घने जंगलों में, एनिमल्स की और प्लांट्स की भी वैराइटीज़ बहुत होती हैं। और जो सबसे बड़ी रिवर है, सबसे लंबी संसार की रिवर अमेज़न, वो यहाँ पर जो है इक्वेटोरियल रीजन में पाई जाती है, कॉन्गो और जो कॉन्गो है वो भी, कॉन्गो रिवर भी यहाँ पे पाई जाती है। टाइप ऑफ वेजिटेशन, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ की प्लांट लाइफ क्या है या वेजिटेशन कैसी है। देयर इज़ ए लग्जरेंट ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है नेचुरल वेजिटेशन की घनी वो है, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। The equatorial regions receive heavy rainfall throughout the year, therefore there is a dense growth of trees. क्योंकि वहाँ हैवी रेनफॉल होती है, बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है, इसलिए वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत घने हैं। Since there is plenty of rainfall and sunlight, the trees here generally grow very tall. इसलिए जनरली जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। However, small plants and grass are hard to find since tall trees form a canopy of leaves with branches so dense that the sunlight does not usually reach the lower level of vegetation. हम इस वहाँ पे क्या होता है कि जो छोटे प्लांट्स हैं और घास है उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों से और अपनी ब्रांचेस से इस तरह का मंडप की तरह, मतलब छाता नुमा तैयार कर लेते हैं ऊपर जाके, जिससे कि बिल्कुल ढक जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं ऊपर जाके वो पेड़, और बिल्कुल भी धूप आने की जरा भी जगह नहीं होती है, जो नीचे तक धूप पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे द ट्रीज हेयर ग्रो इन द डिस्टिंक्ट लेयर एंड क्लोज टू ईच अदर। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा क्लोज होते एक दूसरे के, और उनकी जो दे हैव ब्रॉड लीव्स एंड थिक ब्रांचेस फॉर्मिंग अ कैनोपी ऑफ देयर टॉप।
मीन्स वो कैनोपी बना लेते हैं ऊपर, उनकी जो थिक लेयर्स होती हैं, थिक ब्रांचेस होती हैं और ब्रॉड लीव्स होती हैं, चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा घनी उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो भी थिक होती हैं काफ़ी, और वो ऊपर जाके टॉप पर जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं, छाता की तरह एक बना लेती हैं, कैनोपी बना लेती हैं ऊपर जाके, और उससे वो ढक जाते हैं बिल्कुल ही, जिससे कि सनलाइट उनको पास नहीं कर पाती है। दे और शेड लीव्स इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर सो द फॉरेस्ट इज़ ग्रीन ऑलवेज। अपने यहाँ क्या होता है कि पतझड़ का एक मौसम होता है जिसमें सारे पत्ते अपने पत्ते गिरा देते हैं और फिर से न्यू जो लीव्स आती हैं उन पर, लेकिन वहाँ क्या होता है कि अगर पत्ते ख़राब हो जाते हैं तो वो गिरते रहते हैं, मगर उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम से पूरा पेड़ खाली हो जाता है, वो समय समय पे गिराते रहते हैं और उससे ज़्यादा दुगनी तेज़ी से उनकी ग्रोथ भी होती रहती है। तो इस तरह से कोई भी उनका वहाँ पे ऑटम सीज़न नहीं है और हमेशा हरे भरे रहते हैं वो। जब अब आप इसमें देखेंगे कि जो ये आपके दे रखा है, इसमें ये मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको कि ये जो एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, इसमें आपको पार्ट्स दिए हैं, तो आप इसमें पार्ट्स देखेंगे कि कैसे कैसे वहाँ पर पेड़ होते हैं और उनकी जब टॉप लेयर जो होती है, इनकी टॉप लेयर नोन एज इमर्जेंट लेयर, ऊपरी परत कहलाती है। इसमें देखिए आप क्या होता है, हैज़ टॉल ट्रीज टॉवरिंग अराउंड 200 feet to 10 feet above the forest floor. This layer receives a lot of sunlight and rain. जो सबसे ये ऊपरी परत होती है एमरजेंट लेयर कहलाती है। इसमें क्या होता है कि इसकी ऊंचाई 200 से 210 फीट तक होती है फर्श से, मतलब जो वन का निचला हिस्सा होता है उससे लेकर 200 से 210 फीट तक ऊंचे होते हैं ये पेड़। मैंने आपको बताया था बहुत अधिक इनकी ऊंचाई होती है और सबसे ज़्यादा सनलाइट और रेन जो है इसी पार्ट को मिलती है, जो ऊपरी परत होती है इसी को मिलती है। सेकंड है द कैनोपी, ये आप देख सकते हैं कैनोपी लेयर। कैनोपी लेयर क्या होती है, इज़ द सेकंड लेयर, ये सेकंड लेयर है विच फॉर्म्स अ रूफ और एन अम्ब्रेला ओवर द अदर लेयर्स विद अ मेज ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। मैंने आपको बताया ये छाते की तरह काम करती है कैनोपी लेयर, और ये क्या होता है, ये सेकंड लेयर कहलाती है जो लीव्स और ब्रांचेस से बनी हुई होती है, चौड़ी चौड़ी लीव्स और ब्रांचेस से। थर्ड लेयर आपकी कौन सी है, अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी इज़ द नेक्स्ट लेयर विच हैज़ स्मॉल ट्रीज, श्रब्स, फर्न्स, ऑर्चिड्स एंड क्रीपर्स। थर्ड लेयर जो है इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे श्रब्स होते हैं, झाड़ियाँ, है ना, और ये क्रीपर्स और वाइन्स क्लाइम्स द टॉल ट्रीज टू रीच द सनलाइट दैट कैन नॉट बी रिसीव ड्यू टू द थिक कैनोपी एबव देम। और जो क्रीपर्स होते हैं छोटे छोटे जो जंगली वो होते हैं कीड़े मकोड़े जो रेंगने वाले चीज़ें होती हैं, उनमें क्या होता है वो यहाँ पर चढ़ कर सनलाइट लेते हैं, या क्योंकि उन्हें सनलाइट नहीं मिल पाती है निचले हिस्से में, तो वो यहाँ पर चढ़कर जो है वो अपनी सनलाइट लेते हैं। और द लार्जेस्ट कंसनट्रेशन ऑफ इंसेक्ट इज़ फाउंड इन दिस लेयर। सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े इसी लेयर में पाए जाते हैं इसी वजह से। अब लास्ट लेयर कौन सी है, ये आपकी फॉरेस्ट लेयर, ये आप देख सकते हैं फॉरेस्ट लेयर, फॉरेस्ट फ्लोर जिसे कहते हैं, है ना। तो ये आपकी लास्ट लेयर है। इसमें क्या होता है, फॉरेस्ट फ्लोर में इज़ द लास्ट एंड द लोएस्ट लेयर, ये सबसे निचली सतह होती है। इट इज़ डार्क हेयर बिकॉज ऑफ सनलाइट बीइंग शेडेड बाय द कैनोपी। एज यू नो कि कैनोपी से ढक जाता है सारा और नीचे तक सनलाइट पहुंच नहीं पाती है, तो वहाँ डेंस होता है, बिल्कुल घना अंधेरा होता है। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोज लीव्स एंड फ्रूट्स फॉलन फ्रॉम द अपर लेयर्स। इसमें क्या होता है, जो ऊपर से टूट टूट के फ्रूट्स वगैरह या पत्तियाँ होती हैं वो गिर गिर के डिकम्पोज हो जाती हैं और वो और ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी हो जाती है वहाँ की, वो उसी में मिट्टी में मिलते रहते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। रबर, अब आप देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। रबर, सिनकोना,
mahogany, rosewood, ebony, etc. are some trees found in the equatorial forest. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में ये सभी प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं रबर प्लांट है इसमें दिया हुआ, रोजवुड है, इवोनी, सिंकोना, ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ जैसा कि आप सभी जानते होंगे, वाइल्ड लाइफ क्या होती है, मतलब यहाँ पर जंगली जीवन कैसा है, जो जंगली लोग जो जानवर वगैरह रहते हैं वो किस टाइप के रहते हैं। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड एम्फीबियंस। Though the forest cover barely 2% of the Earth's surface, it is home to over 50% of the plants and animals on Earth. इक्वेटोरियल रीजन में बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, एम्फिबियंस सभी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर वैरायटी मिलती है आपको इंसेक्ट्स की और एनिमल्स की। बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि हम बात करें तो गोरिल्ला, चिंपैंजीज, वाइल्ड पिग, ओकेपीज, और ये बहुत सारे मैनी मोर, बहुत से ऐसे जानवर हैं जो यहाँ पर नए देखने को मिलते हैं हमें। मैनी प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स, प्लांट को खाने वाले एनिमल्स, एंड बर्ड्स सच एज मंकीज, ये मैंने आपको बताया, फ्लाइंग स्क्वेरल्स, बैट्स, पैरट्स, टॉकन्स, मैकोज एंड हमिंग बर्ड्स एक्सेट्रा लिव इन द कैनोपी। कैनोपी जो छतनुमा बन जाती है वहाँ पर बहुत सी बर्ड्स अपना घोंसला बना लेती हैं। एनिमल्स डैट फ्लटर, हॉप एंड क्लाइम्स आर फाउंड इन द अंडरग्रोथ। और जो नीचे की साइड में बहुत से जो कूदने वाले जानवर हैं वो पाए जाते हैं, है ना। चिंपैंजीज, एप्स, गोरिल्ला, एलिफेंट एंड जैगुआर्स आर द फाउंड इन द फॉरेस्ट फ्लोर। नीचे की साइड में जहाँ पर अंधेरा रहता है वहाँ पर पाए जाते हैं। लार्ज वेराइटीज़ ऑफ स्पाइडर्स, बहुत तरह की मकड़ियाँ, है ना। कैमिलियंस, इंसेक्ट्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, स्नैक्स एंड टर्टल्स आर फाउंड हेयर। छिपकलियाँ वगैरह और गिरगिट, ये बहुत सारे जो रेंगने वाली चीज़ें होती हैं वो पाई जाती हैं वहाँ पर। द फेमस बिग स्नैक, और सबसे बड़ा जो स्नैक होता है, सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा एनाकोंडा, वो भी यहाँ पर पाया जाता है अमेजोन बेसिन में। साउथ अमेरिका के अमेजोन बेसिन में एनाकोंडा पाया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है, तो आप इसका आंसर होगा कि एनाकोंडा अमेजोन बेसिन में पाया जाता है, जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। ओके। और जो गोरिल्लाज हैं वो भी वेस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं यहाँ पर। और बहुत से बिग एनिमल्स, जैसा मैंने आपको बताया, जैगुआर्स, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट, वो भी इसी रीजन में पाए जाते हैं। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यू कैन। मीन्स अगर आप कुछ इसमें से आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, मैं आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, तो आपको लग रहा है कि ये हमें इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, तो आप उसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हम अब डिस्कस करेंगे प्यूपिल इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में प्यूपिल मतलब ह्यूमन लाइफ कैसी है। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हिंडर द सर्वाइवल ऑफ मैनी सेटलमेंट, ओनली सम ट्राइबल पीपल लिव हेयर हु डिपेंड ऑन द सराउंडिंग्स फॉर फूड एंड शेल्टर। बहुत सी जो आदिवासी जनजातियां हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं, जो कि पूरी तरह से उनका खाना और भोजन उन सराउंडिंग्स पर ही डिपेंड करता है। सम वेल नोन ट्राइब्स आदिवासी जो होते हैं ऑफ द रेन फॉरेस्ट आर द पिग्मीज एंड बंतूज। उनको हम पिग्मी या वंतूज के नाम से जानते हैं, जो कॉन्गो रीजन में रहते हैं। द सेमंगा ऑफ मलेशिया, यानोमामी ऑफ ब्राज़ील के यानोमामी, ये सब जनजातियों के नाम हैं, आदिवासी लोगों के नाम हैं, जो जहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है।
उनका अलग अलग रहन सहन होता है। द अमेजोन इंडियंस, कुबूज ऑफ समंत्रा एंड दायका ऑफ बोर्नियो, है ना। तो ये सब क्या है, जनजातियों के नाम है। These tribes usually hunt or gather food which includes fish, nuts, berries, insects and meats। ये जो है ये अपना शिकार करके अपना भोजन इकट्ठा करते हैं, जैसे कि फिश से नट्स खाते हैं, बेरीज और छोटे छोटे इंसेक्ट्स को मार कर खाते हैं, और जानवरों का मीट, ये चीज़ें अपने भोजन में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूरोपियंस हु सेल्ड टू दीज लैंड्स टू ट्रेड इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज and Africa introduced plantation agriculture in which crops are grown on a large scale for commercial purpose. The crops grown by this method are tea, coffee, rubber and coca। मतलब क्या है कि यहाँ पे अमेज़न बेसिन में और जायरे बेसिन में बहुत सी ऐसी जगह है, इंडोनेशिया, आइसलैंड में, जहाँ पर कि बहुत कम लोग रहते हैं, है ना। कम लोग क्यों रहते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया था कि जब वो ऊपर से ढक लेते हैं, पेड़ पौधे आपस में बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर अंधेरा रहता है, सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, तो ऐसी जगह पर सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वहाँ पर लोग हैं वो कम रहना पसंद करते हैं, और कुछ आदिवासी जनजातियाँ ही हैं जो वहाँ पर निवास करती हैं। तो उन जनजातियों का जो है रहन सहन, खान पान थोड़ा अलग होता है। तो जो कम लोग जो निवास करते हैं वो बंतूज कहलाते हैं, है ना। तो उन बंतूज क्या है, वो अपने कुछ क्रॉप्स उगाते हैं। वो क्रॉप्स कौन कौन से उगाते हैं, जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, रबड़ है और कोका कॉफ़ी, इन सब चीज़ों का वो उत्पादन करते हैं। द nomadic tribes spend their life hunting and gathering while other are the farming communities। जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, जो कुछ समय यहाँ रहे कुछ समय वहाँ रहे, इस तरह से वो अपना मतलब सेटल लाइफ नहीं होती है उनकी, तो वो क्या करते हैं कि वो तो अपने हंटिंग में और भोजन एकत्र करने में बिजी रहते हैं, और जबकि जो अदर होते हैं वो फार्मिंग में बिजी रहते हैं। अ कॉमन इलनेस इन द रीजन इज़ मलेरिया। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर बीमारी फैलती है वो मलेरिया। क्यों फैलती है, क्योंकि पानी इकट्ठा होता है नीचे और वहाँ गंदगी रहती है, तो धूप पहुँच नहीं पाती है नीचे तक, और वहाँ पर इंसेक्ट्स पैदा हो जाते हैं छोटे छोटे, उनमें मच्छर भी होते हैं, और मॉस्किटोज़ की वजह से वहाँ पर उनके मॉस्किटोज़ के काटने की वजह से मलेरिया सबसे ज़्यादा फैलता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस हेयर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या कहलाती है, सबसे पहले ये देखिए, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वो होती है जैसे थोड़े दिन के लिए वो लोग यहाँ रहे, तो उन्होंने थोड़ा सा लैंड साफ़ किया और वहाँ पर खेती करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद वो वहाँ से फिर कहीं चले गए, तो उन्होंने वहाँ पर थोड़ी सी जगह साफ़ करके वहाँ पे अपनी खेती शुरू कर दी। सॉरी, तो वो क्या कहलाती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहलाती है। इन दिस दे क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय बर्निंग इट एंड देन ग्रो क्रॉप्स ऑन दिस लैंड फॉर 2-3 ईयर्स। मैंने आपको बताया 2-3 साल के लिए वो क्या करते हैं, एक जगह को साफ़ कर लेते हैं जला के वहाँ के पेड़ पौधों को, और फिर वहाँ पे खेती स्टार्ट कर देते हैं, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। देयरफॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिमिनिश एंड दे मूव टू अ न्यू पैच। उसके बाद जब वहाँ की उत्पादकता ख़त्म हो जाती है, फर्टिल नहीं रहती है वो ज़मीन, तो दूसरी जगह जाकर फिर दूसरा पीस ऑफ लैंड खोजते हैं वो। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड सेफ।